नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय चैनल इंग्लिश विद देवराज सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर के महीने में। उसकी डेट अभी नहीं आई है। तो आज जो हमारा वीडियो है ये क्लास 12th की इंग्लिश के जो लेसन्स हैं, टेक्स्ट बुक के 18 लेसन हैं, उनमें से हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेके आए हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक इसका लाभ मिल सके। क्योंकि आपका जो पेपर है उसके कारण आपका एक साल जो है बच सकता है। आप यदि इसमें पास हो जाते हैं तो आप जो है एक साल आगे निकल जाएंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 ऑब्जेक्टिव से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से हैं। इनमें से 5 ऑब्जेक्टिव ज़रूर आपके पेपर में आते हैं। तो कॉन्शियस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अंतःकरण होता है वह आवाज़ होती है जो हमको सचेत करती है। किससे सचेत करती है, किससे चेतावनी देती है? हेल्पिंग द पुअर, वर्शिपिंग द गॉड एंड एक्सप्लॉयटेशन ए सिनफुल डीड। सही आंसर है इसका डी वाला, ए सिनफुल डीड, यानी एक पाप वाला कर्म करने से रोकती है। सेकेंड है, द पोइट वांट्स अस टू रीच टू द एंड लिसन टू देयर प्ली। कवि चाहता है कि हम उन तक पहुँचे और उनकी भावनाओं को सुने। किन तक पहुँचे? क्रिमिनल्स, ऑप्रेस्ड पीपल, गुड स्पीकर्स, गुड लिसनर्स। हमें पहुँचना चाहिए दबे कुचले लोगों तक और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। थर्ड है, द पोइट वांट्स अस टू लिसन टू। कवि चाहता है कि हम किसकी आवाज़ सुने? आवर ओन वॉइस, आवर फ्रेंड्स एडवाइस, गॉड्स वॉइस, ऑल ऑफ देम। सही आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ देम। हमने पोइम अच्छे से पढ़ी है, फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव से थे ये। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जिसको जन्म से ही हाथ और पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? ए पैरालिटिक, ए डिसेबल्ड, एन इंसेन, ए स्पेस्टिक। जैसा आपको पता है उसे स्पेस्टिक कहा जाता है। फेड द डक विद एन इंक फिलर। पक्षी को, बदक को इंक फिलर से खाना कौन खिलाता था? मिनी हरसेल्फ, मिनीस मदर, मिनीस फादर, मिनीस फ्रेंड। इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मिनी खुद खिलाती थी। मिनी नहीं खिलाती थी, मिनी की माँ उसको खाना खिलाती थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन 6, हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द एवियन फ्रेंड। किसको एवियन फ्रेंड डिस्क्राइब किया गया है? अंजू, मिनी, द डक या प्रिया? जो डक था, जो बदक था, उसको एवियन फ्रेंड जो है डिस्क्राइब किया गया है। एवियन फ्रेंड का अर्थ होता है पक्षी से संबंधित मित्र। नो डाउट इट इज़ ए सेल्फिश थिंग। व्हाट इज़ ए सेल्फिश थिंग? इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक सेल्फिश चीज़ होती है। तो कवि के अनुसार कौन सी चीज़ सेल्फिश होती है? टू फ्लाई फ्राम स्ट्रगल्स, टू फ्लाई फ्राम ग्रीन ट्रीज, टू फ्लाई फ्राम वॉल्फिश आई, टू फ्लाई फ्राम ह्यूमन माइजरी। टू फ्लाई फ्राम स्ट्रगल, यानी जो व्यक्ति स्ट्रगल से दूर भागता है वहाँ सेल्फिश होता है। व्हाट इज मिंट बाय वॉल्फिश आई? भेड़िए जैसी निगाह से कवि का क्या अर्थ है? पावर, हंगर, चीयरफुलनेस, ग्रोन और साई। इसका आएगा हंगर। द अर्थ हैड ब्रिलियंट विथ सन रिफर्स टू। जैसे हमने हिल टॉप टेम्पल वाली पोइम पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो पृथ्वी का सिर है वो सूर्य के जैसे चमक रहा है। तो कहाँ पे चमक रहा है? द हॉरिजन, द हिल टॉप, द गोडेस, द टॉप ऑफ ए ट्री। कहाँ पे चमक रहा है? पहाड़ी की चोटी पे। द गोडेस इज इमोबाइल बिकॉज। जो देवी है वह अचलित है, मतलब चल नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोन स्टेचू, इट लव्स टू स्टैंड इन वन प्लेस, इट इज प्लेस्ड वेरी हाई ऑन द हिल, द डोर्स ऑफ द टेम्पल आर क्लोज्ड। ए वाला आएगा इसका, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्टेचू। मतलब क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वहाँ किस रूप में है? पत्थर की मूर्ति के रूप में है। देखिए क्वेश्चन 11 है, सम वेस्ट रिफेयर्स टू। कुछ विशाल किस चीज़ को रिफेयर्स करता है? द ऑल परवेसिव स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की सब जगह सर्वव्यापक आत्मा को सम वेस्ट। हूँ आज द फाइनल विटनेस, जैसे हमने पढ़ा था कांचेदी और आपके जो है नेताजी वाला लेसन पढ़ा था, और उसमें बहुत सारे व्यंग्यात्मक एक लेसन था। उस व्यंग्यात्मक लेसन में लिखा था कि सबसे आखिरी का जो गवाह होता है वो कौन होता है? घासी और कांचेदी, है ना। इसमें जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें सबसे आखिरी का गवाह होता है द एस, यानी जो गधा होता है वो सबसे आखिरी में लाया जाता है।
घासी फाउंड हिज एस टेथर्ड एट, घासी ने अपना गधा कहाँ पे बंधा हुआ पाया? सभी को पता है कांचेदिस प्लेस, यानी कांचेदी के यहाँ पर। द पंचायत वाज हेल्ड, कहाँ पर पंचायत बैठी हुई थी? अंडर ए बनियान ट्री। 15 है, 15वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, है ना, इंडस्ट्री इज नॉट मेंशन्ड इन विजन 2020, यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखा गया लेसन था विजन 2020, उसमें कौन से सेक्टर, कौन सी इंडस्ट्री के बारे में जिक्र नहीं किया गया था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जिक्र किया कि नहीं किया, मतलब नहीं किया, नॉट लगा है तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, सर्विस के बारे में, डिफेंस के बारे में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में उसमें जिक्र नहीं किया गया था। सिंगापुर हैज़ प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ सिटीजन्स, सिंगापुर ने अपने आप को एक ग्लोरियस एग्जाम्पल यानी एक अद्भुत उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किया। किस कारण से प्रस्तुत किया? डूइंग देयर सिविक ड्यूटी, की वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सिविक ड्यूटी की, जिस कारण से सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द बिलिंग पॉइंट्स इज नॉट कवर्ड इन 10 पॉइंट ओथ, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट कवर्ड इन द 10 पॉइंट ओथ, मतलब इन में से कौन सा पॉइंट 10 सूत्रीय शपथ में नहीं लिया गया था? तो देखिए, स्प्रेडिंग लिटरेसी, बिंग राइटियस, बिंग रिलीजियस, बिंग ऑनेस्ट। बिंग रिलीजियस यानी हम धार्मिक, यानी किसी भी धर्म को मतलब भेदभाव नहीं करेंगे कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के, यानी उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा नहीं कहा था कि आप अपने धर्म की जो है अपने धर्म के बारे में बात करें। हम 10 सूत्री जो शपथ लेंगे उसमें हम धर्म की बात नहीं करेंगे। देखिए 18 है, द गर्ल बोर्डेड द ट्रेन एट द आइस आर नॉट हियर वाला लेसन था, जिसमें हमने देखा था कि एक अंधी लड़की ट्रेन में चढ़ती है, एक अंधा अपना लेखक पहले से उसमें बैठा हुआ है, तो लिखा है कि द गर्ल बोर्डेड द ट्रेन एट, जो लड़की है वो ट्रेन में कहाँ से चढ़ती है? तो हमने देखा था कि उसमें पढ़ा है लेसन में कि वो रोहाना से चढ़ती है। द गर्ल अलाइटेड एट, लड़की कहाँ उतरती है? तो लड़की को कहाँ उतरना था? देहरादून, मसूरी, रोहाना या सहारनपुर? उसे सहारनपुर उतरना था। क्वेश्चन 20 है, द स्टोरी द फन द हैड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये कहानी द फन द हैड, एक लेसन आता है आगे, वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है? ए फनी स्टोरी, ए फेरी टेल, ए साइंस फिक्शन, एन इवेंट फ्रॉम हिस्ट्री, साइंस फिक्शन। हु टोल्ड मार्गी दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। द फन द हेड वाले लेसन में हमने पढ़ा था कि मार्गी और टॉमी नाम के 2 बच्चे हैं, वो आज से 2155 में जाने के बाद हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो मार्गी से ये बात किसने कही होगी कि उस समय सारी कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी? तो मार्गी के दादा ने, हर ग्रैंड फादर से ग्रैंडफादर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्गीज टीचर, मार्गी के शिक्षक के लिए कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करता है? इट वॉज ए लार्ज ब्लैक एंड अगली, ये तो करता है। इट कैलकुलेटेड द मार्क्स इंस्टेंटली, ये भी करता है। इट हैड टाइनी रोबोटिक वॉइस, ये भी करता है। इट टॉट एट रेगुलर आवर्स, जैसे आज के शिक्षक पढ़ाते हैं ना रेगुलर आवर्स में कि आपको 12 से 4 पढ़ना है, 11 से 4 पढ़ना है, या उस प्रकार से आगे नहीं होगा। वो आप जब चाहें तब अपने शिक्षक की मदद लेके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जैसे आजकल वीडियो डलते हैं, लिंक डलती है, उसके माध्यम से आप पढ़ाई होगी। What conclusion regarding the skin color of Caucasians can be drawn from the lesson? अगले लेसन में हमने पढ़ा था कॉकेशियन, कॉकेशियन का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनकी स्किन के कलर में बहुत सारे रंग होते हैं। तो आएगा, दे हैव फेयर स्किन, दे हैव क्रीमी स्किन, द कलर ऑफ देयर स्किन इज डार्क, देयर स्किन हैज ए वेराइटी ऑफ ह्यूज। डी वाला इसका आंसर है कि उनकी जो स्किन की जो कलर की रहेगी, अलग अलग वेराइटी के कलर उसमें रहेंगे। ह्यूज का अर्थ होता है कलर्स। टू द ऑथर, द सर्विंग ऑफ फूड ऑन बनाना लीव्स, लेखक के अनुसार केले के पत्ते के ऊपर खाना खाना किस चीज़ की ओर इंडिकेट करता था? सिग्निफिकेंट इनहॉस्पिटेबिलिटी, सिम्बोलाइज्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, इम्प्लाइड क्लीनलीनेस, इंडिकेट डिवोशन। क्लीनलीनेस यानी कि केले के पत्ते के ऊपर खाना खाते हैं ना, वहाँ पे उसको क्यों खाते हैं? क्योंकि केले के पत्ते सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी वस्तु मानी गई है, बर्तनों से भी ज़्यादा। पर्ल बक फाउंड द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। पर्ल बक जो लेखक थे, इस
पार्ट के उन्होंने रियल इंडिकमेंट यानी वास्तविक कलंक किसके खिलाफ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ वास्तविक कलंक किस जगह पर बताया था? इन द विलेज ऑफ इंडिया, भारत के गाँव में नहीं। एमॉन्ग थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल नहीं। सी वाला आएगा एमॉन्ग द कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड इंडियन, यानी किनके बीच में पाया था कि सभ्य और शिक्षित भारतीयों को भी उन्होंने ठीक से नौकरी वगैरह नहीं करने दी, उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो 25 ऑब्जेक्टिव से हैं ये मोस्ट बेनिफिशियली ऑब्जेक्टिव साबित होंगे। आप इनको अच्छे से अध्ययन करें, एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।